नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे की कि किस प्रकार ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के विवाद के कारण केंद्र राज्य संबंधों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो गई है। मित्रों, हम लोग जान रहे हैं कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम कितना बड़ा सा मुद्दा बना हुआ था और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना कहीं न कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दे के कारण करना पड़ा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरह से विधानसभा में जब कई सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली है, तो शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाली नहीं है। ध्यान रहे मित्रों कि मध्य प्रदेश भी वो राज्य है जो कि जब अगले वर्ष चुनाव होंगे तो उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल होगा। यहाँ पे ये चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, बाद में वो टूट फूट की स्थितियाँ बनी और वो सरकार गिर गई थी। अब फिर शिवराज सिंह चौहान बने थे, तो जो पुरानी सरकार कांग्रेस की बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, उन्होंने एक तरह से आश्वासन दिया था कि वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। अभी भी फिर से कमलनाथ ने यह वादा किया है कि अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार फिर से आती है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। देश भर के कर्मचारी इस समय ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसमें वस्तु स्थिति यह है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक तरह से न्यू पेंशन स्कीम को क्रियान्वित किया था और उसके अनुसार मोटे तौर पर यह नियम ये है कि वर्ष 2004 के बाद से जो लोग भी सरकारी सेवाओं में ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें एक तरह से न्यू पेंशन स्कीम की सुविधा मिल रही है, और उसके पहले जो लोग ज्वाइन किए हैं उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की सुविधा मिल रही है। ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सरकार और सरकारी कर्मचारियों की राय अलग अलग है। सरकार मानती है कि न्यू पेंशन स्कीम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, लेकिन जो तमाम सरकारी संगठन है देश भर में वो मानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम काफ़ी बेहतरीन है, और यही कारण है कि यह चुनाव में मुद्दा भी बनता रहता है। अभी हम लोग, जैसा मैंने हिमाचल प्रदेश की चर्चा की, इसके पहले पंजाब में भी जब अभी वहाँ पे चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो वहाँ पे भी एक तरह से आश्वासन था ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। इस समय देश में कई राज्य हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना चाह रहे हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले राज्यों में सबसे अग्रगण्य राज्य, एक तरह से सबसे प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ रहा था। उसके बाद एक तरह से राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये राज्य हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो अभी जस्ट चुनाव हुए हैं, वहाँ पे मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक नहीं हुई है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो प्रथम कैबिनेट के बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करेंगे। इसीलिए मित्रों अभी तक वहाँ पे प्रथम कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, क्योंकि उसकी पहले की तैयारी चल रही है। तो हिमाचल से सूचनाएं ये हैं कि नई सरकार जब वहाँ पे जब न्यू ईयर होगा तो कैबिनेट की बैठक होगी, तो न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में ये कर्मचारियों को प्राप्त होगा ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की राह क्या इतनी आसान है? जिन राज्यों ने इसकी घोषणा कर दी है क्या वहाँ पे आसानी से क्रियान्वित हो जाएगा? ये एक जटिल संवैधानिक और आर्थिक मामला भी बन के उभर के आ रहा है। हम लोग आगे उसी को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को लेके हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्र का जवाब भी दिया था। तो ये जो पत्र युद्ध हुआ है उसके कारण से कई तरह के पॉइंट्स उभर कर सामने में आए हैं, और उससे ये भी समझ में आ रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को क्रियान्वित करने में कई तरह की चुनौतियां भी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं न कहीं कैग रिपोर्ट का भी हवाला दिया उन्होंने कि 2018 के कैग रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक दायित्व का निर्वहन जो होना चाहिए था न्यू पेंशन स्कीम के द्वारा, वह उसमें कारगर सफल साबित नहीं हो रहा है। एक तो वो इसका हवाला दे रहे हैं, साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि अगर
न्यू पेंशन स्कीम जिसको केंद्र सरकार काफ़ी बेहतरीन बता रही है, अगर वो इतना बेहतरीन था तो वो आर्मी में लागू क्यों नहीं हो रहा, वो एयरफोर्स में लागू क्यों नहीं हो रहा, वो नेवी में लागू क्यों नहीं हो रहा, और एक बिंदु वो उठा रहे हैं कि वह जुडिशरी में लागू क्यों नहीं हो रहा है। मित्रों, आप लोगों के मन में एक सवाल भी उपस्थित हो रहा होगा कि आखिर पेंशन को लेकर क्या संवैधानिक स्थिति क्या है, इसको लेकर राज्य सरकार की शक्तियां कितनी हैं और केंद्र सरकार की शक्तियां कितनी हैं। देखिए, हमारे राज्य में जो हमारे यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था है संविधान में, तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां हैं यहाँ पे। संघ सूची, संघ सूची में जो भी विषय संबंधित है उसके ऊपर कानून बनाने की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। दूसरी है राज्य सूची, राज्य सूची पे समस्त कानून बनाने की शक्तियां राज्य सरकार के पास है। तीसरी है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अगर किसी मामले में केंद्र ने पहले से कानून बना के रखा हुआ है या केंद्र का कानून बना हुआ है तो फिर राज्य सरकार के कानून उसके विपरीत नहीं हो सकते, यानी उसमें वरीयता केंद्र सरकार को प्राप्त होगी। और एक व्यवस्था ये भी है कि जो कई विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो उपरोक्त तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो, उसे कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ वहाँ के राज्य सरकार को निहित है, लेकिन भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित है। अब पुनः आपका सवाल होगा कि पेंशन कहाँ पे खड़ा है, ये इन तीनों सूचियों में कहाँ पे है। पेंशन अनन्य रूप से राज्य सूची का विषय वस्तु है। 7वीं अनुसूची में वो पॉइंट नंबर 42 पे है और राज्य सूची पे में है वो। इसका मतलब है कि पेंशन के ऊपर कानून बनाने की पूरी शक्ति राज्य सरकार की है। तो फिर एक प्रश्न उठता होगा आप लोगों के मन में कि अगर संविधान में पेंशन के ऊपर राज्य सरकार को समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं और अगर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड इन राज्यों ने निर्णय ले लिया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तब तो फिर ये उनके क्षेत्राधिकार में है। बिल्कुल मित्रों, अगर संवैधानिक शक्ति के हिसाब से करें तो इन राज्यों को ओपीएस या एनपीएस में से किसी भी विकल्प को चुनने का पूरा अधिकार है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार उस हिसाब से कानून बना सकती है। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि अगर राज्य सरकार कानून बना सकती है तो फिर केंद्र और राज्य के बीच में टकराव क्यों हो रहा है। जिन बिंदुओं की मैंने चर्चा की, इस संवैधानिक स्थिति को भी स्पष्ट करते हुए अशोक गहलोत ने पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लिखा हुआ था कि ये बिंदु हैं और ऐसे स्थिति में ओपीएस लागू होना चाहिए। लेकिन मित्रों, संकट कहाँ फंस जा रहा है। ओपीएस राज्य सरकार लागू करना चाहती है, लेकिन 2004 से चूँकि एनपीएस है, और एनपीएस में क्या होता है कि जो तमाम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके वेतन का 1% कट रहा है, साथ ही साथ एक अंशदान राज्य सरकार भी काट रही है, और वो एनपीएस फंड में जमा हो रहा है। यहाँ से एक तकनीकी जटिलता की स्थिति शुरू होती है। एनपीएस फंड, और उस एनपीएस फंड को रेगुलेट कौन करता है? भारत में पेंशन संबंधित जो सबसे बड़ी रेगुलेटरी संस्था है, निकाय है, उसको पीएफआरडीए कहते हैं। पीएफआरडीए एक तरह से पेंशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी, और वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो पीएफआरडीए एनपीएस फंड के सारे प्रबंधन को संभालता है। तो राज्य सरकार के समक्ष ओपीएस को, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने में जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, एनपीएस फंड से रिकवरी। यानी राज्य सरकार अब ये मांग कर रहे हैं, जिन राज्यों ने ओपीएस को अपना लिया है तो उनका कहना है कि एनपीएस फंड में जो हमारे यहाँ के कर्मचारियों का पैसा जमा हुआ है उसको आप कृपया वापस लौटा दीजिए। यही बात निर्मला सीतारमण को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा भी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया कि एनपीएस फंड में जो पैसे हैं वो राज्य सरकार को नहीं लौटाया जा सकता। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि एनपीएस फंड में जो पैसे हैं वो राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि उनके कर्मचारियों का है। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो कहते हैं कि भाई एनपीएस फंड में पैसा राज्य सरकार के कर्मचारी का, उसमें अतिरिक्त अंशदान किसका? वो भी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का उसमें एक पैसा नहीं। तो फिर उस पैसे को लौटाने में इतना केंद्र सरकार नानुकुर क्यों कर रही है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर
निर्मला सीतारमण दे रही हैं अशोक गहलोत को लिखे हुए पत्र में, वो बताती हैं कि सबसे पहले तो राजस्थान ने 2004 में वो समझौता किया कि वो एनपीएस को अपना रहे हैं। दूसरा चीज़ किया है कि एनपीएस फंड को अपनाने के लिए एक एनपीएस ट्रस्ट का गठन किया गया है और तमाम राज्य सरकारों ने उस एनपीएस ट्रस्ट के साथ 2010 में समझौता किया है। तो निर्मला सीतारमण समझा रही हैं कुछ समझौते में कहीं पे भी पैसे रिटर्न की कोई व्यवस्था नहीं है। मित्रों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर वो पैसा कितना राशि है कि अगर वो नहीं लौटाया जा रहा है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम के पूरा स्कीम को लागू करने में राज्य सरकारों को परेशानी आ रही है। तो एक बार वो आंकड़ा जानना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार के 5 लाख कर्मचारियों का 40,000 करोड़, जी हाँ मित्रों, 40,000 करोड़ रुपया एनपीएस फंड में राजस्थान सरकार का फंसा हुआ है, जिसको केंद्र सरकार लौटाने से मना कर रही है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के 17,500 करोड़ रुपये एनपीएस फंड में, पंजाब सरकार के 16,500 करोड़ और झारखंड सरकार के 10,500 करोड़ एनपीएस फंड में फंसे हुए हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में इस एनपीएस फंड के मामले की जब तक पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं हो जाएगी, क्योंकि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं लौटाया जा सकता, तो यहाँ पे ये मामला गुत्थी है, उलझ रही है। निर्मला सीतारमण ने तो जो जवाब दिया सो दिया ही। इसके पहले वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने भी जो है कि लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने भी कहा था कि एनपीएस फंड के पैसे को राज्यों को नहीं लौटाया जा सकता, और वित्त सचिव ने भी कुछ इसी प्रकार का जवाब दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले पे जो पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है पीएफआरडीए, वो क्या उत्तर देती है। थोड़ा पीएफआरडीए का भी जवाब जान लीजिए। पीएफआरडीए का कहना है वह पैसा राज्य सरकार को नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि पीएफआरडीए एक्ट 2013 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर उस पैसे को राज्य सरकार को लौटाना है तो पीएफआरडीए एक्ट 2013 में संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं वित्त सचिव कहते हैं कि जो 2010 में एनपीएस ट्रस्ट प्लस राज्य सरकारों ने जो समझौता किया, अगर उस समझौते से आप हटते हैं तो अन्य जो समझौते के दूसरे राज्य हैं उनकी सहमति की ज़रूरत है। तो अलग अलग केंद्र सरकार के लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट और कठोर संकेत दे दिए हैं कि वो एनपीएस फंड से पैसे रिलीज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस एनपीएस फंड में लगभग कितने पैसे हैं, थोड़ा हम लोग उसको भी समझ लेते हैं पूरे देश भर पे। देखिए, एनपीएस फंड के जो सब्सक्राइबर हैं, यानी कि उसके जो जब लगभग जितने लोग शामिल हैं वो है लगभग 71 लाख। उस 71 लाख यानी कि एनपीएस फंड में इसमें देश भर के 71 लाख कर्मचारियों के पैसे उसमें जमा हैं। 71 लाख सब्सक्राइबर में से 21 लाख सब्सक्राइबर केंद्र सरकार के हैं और 50 लाख सब्सक्राइबर राज्य सरकार के हैं। और इसी तरह से लगभग जो है कि केंद्र सरकार का उस फंड में जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का योगदान है वो 1.5 लाख करोड़ का, और राज्य सरकार का उस फंड में योगदान 2 लाख करोड़ का है। यानी एनपीएस फंड इसमें टोटल जो है वह 3.5 लाख करोड़ का है। चूँकि हम लोग जो बात कर रहे हैं राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन राज्यों ने स्पष्ट तौर पे निर्णय ले लिया है कि वो एनपीएस से ओपीएस में जा रहे हैं, इसलिए ये लोग उस एनपीएस फंड में से अपने पैसे मांग रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि आगे की क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, इसमें राज्य सरकारों के पास अगर मैं कहूँ 3 विकल्प बनते हैं। इसमें राज्य सरकार क्या कर सकते हैं। प्रथम विकल्प है कोर्ट जाने का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो इस मामले को लेके कोर्ट जाएंगे। और सॉरी मित्रों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट संकेत दिया है, भूपेश बघेल जी ने, कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। देखिए, भारत में एक संघीय व्यवस्था है और केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को निपटाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता होती है केंद्र राज्य के संबंधों में अगर तनाव के कोई बिंदु आ जाए उसमें हस्तक्षेप करना। तो एक ये विकल्प है कि अलग अलग जो राज्य सरकार हैं वो इसे लागू कराने के लिए वो कोर्ट का, माननीय कोर्ट का सहारा लें। दूसरे एक विकल्प की स्थिति है इन राज्य सरकारों के पास, चूँकि केंद्र ने स्पष्टता कह दिया है कि वो एनपीएस फंड नहीं लौटाएगी, तो उनके पास विकल्प है कि अगर वो फंड केंद्र सरकार नहीं लौटाती है
तो उस फंड की भरपाई स्वयं के पैसों से करें, एक दूसरी स्थिति ये है। और तीसरी स्थिति ये है कि वो वापस एनपीएस में ही चले जाए। कहीं कहीं केंद्र सरकार जो कठोर संकेत दे रही है कि हम आपको एनपीएस फंड के पैसे नहीं लौटाएंगे, वो एक तरह से इन राज्य सरकारों को वही संकेत है कि आप वापस एनपीएस में आ जाएं। हालांकि स्पष्ट है कि जिन राज्य सरकारों ने इतने तन्मयता के साथ ये निर्णय लिया है, वो तीसरे विकल्प के लिए तो उन्होंने यह निर्णय लिया नहीं है। यानी वो ओपीएस पे रहना चाहते हैं, तभी वो संघर्षशील हैं और उन्होंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि एनपीएस के विकल्प तो पूरे देश भर में पहले से थे। 2022 में यह विवाद उत्पन्न हुआ है। हमारे देश के संविधान की जो मुख्य ढांचा है वह है सहयोगी संघवाद। अगर हमारे नीति निर्माता, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नीति निर्माता सहयोगी संघवाद में बिल्कुल आस्था रखेंगे, क्योंकि ये संविधान उनसे अपेक्षा करता है। ऐसे स्थिति में मैं यही कामना करूंगा कि नव वर्ष में इस मामले का समाधान हो जाए। केंद्र और राज्य के बीच में इस प्रकार के तनाव की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। केंद्र में बैठे हुए समस्त नीति निर्माताओं को और राज्य में बैठे हुए समस्त नीति निर्माताओं को सहकारी संघवाद के मूल भावना का पालन करते हुए इस मामले का त्वरित तौर पे इसका निपटारा कर देना चाहिए। तो यह है एक तरह से इस संपूर्ण मामले का विश्लेषण। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, इसे जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। इस मामले पे मैंने जो इस संपूर्ण मामले पे हमारा एक आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं। एक आर्टिकल हमने जो है 30 दिसंबर के राजस्थान पत्रिका के में हमने लिखा है, जो कि उसके सभी 30 दिसंबर को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जो कि उसके सभी संस्करणों में प्रकाशित हुआ है। धन्यवाद मित्रों, नव वर्ष में फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ।